बहुत बच्चों का कहना यह है कि सर एसबीआई क्लर्क मेंस का जो मॉक अपेयर करता हूं उसमें मेरा स्कोर स्टेगनेट हो गया है, ना सेक्शनल स्कोर बढ़ रहा है ना ओवरऑल स्कोर बढ़ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूं बिकॉज एग्जाम का भी ज़्यादा दिन नहीं है, नियर बाय 2 वीक्स है। तो अभी क्या करें कि स्कोर को बूस्ट अप किया जाए। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ कुछ सोल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने ओवरऑल का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, क्वांट का हो गया एंड अदर सेक्शंस का हो गया, किस तरीके से प्लानिंग लेके चलना है उसके बारे में मैं कई सारा वीडियोस बनाया हूं, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो आपको एक प्रॉपर गाइड कर सकता है, एक स्मार्ट वे से आप किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो उस बारे में आपको जरूर गाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकंड थिंग क्या है कि देखिए बहुत बच्चों से जब मैं बात करता हूँ मेंस को लेके, तो बच्चों का कहना ये होता है कि सर मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट जो 100 है, 120 है, इस तरह का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि बच्चे कहीं ना कहीं बह जा रहे हैं। बह जाना मतलब क्या हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो टारगेट बना के रखे हुए हैं अपने माइंड में वो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको हर बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो एक स्टेट वाइज है। ठीक है, तो आपको ये सोचना नहीं है कि मुझे टॉप करना है, नो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे जॉब लेना है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको जॉब लेना है। तो जब आप जॉब लेने के लिए पढ़ोगे तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टॉपर होने के लिए पढ़ रहे हो तो मतलब बहुत अच्छा है, नो, वैसा बात नहीं है। लेकिन आपका प्राइमरी टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे जॉब लेना है। ठीक है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा माहिर हो, मतलब आपको इजीली उस लेवल का स्कोर आ रहा है, तो आप टॉप टॉप होने के लिए पढ़िए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका अगर वही स्कोर ही नहीं आ रहा है तो आप टॉप के लिए कैसे जा रहे हो? तो पहले तो आप जॉब के लिए पढ़िए ना। तो उसमें आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एसबीआई का स्टेट वाइज एग्जाम होता है, तो इसमें क्या होता है ना, कट ऑफ वेरी करता है। अगर आप रेंज देखोगे तो 75 to 80 का रेंज में कट ऑफ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप जो भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप जो भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट का लास्ट 2 से 3 साल या 1 से 2 साल का एटलीस्ट कट ऑफ को देखिए। ठीक है, जो भी कट ऑफ है, जो भी कट ऑफ था, उस कट ऑफ का नियर बाई 5 to 10 उसमें ज्यादा लेके आप उसी को टारगेट मान के चलिए। ठीक है, प्राइमरी टारगेट ये होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर अगर एग्जाम में टफ आ गया, इजी आ गया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात है कि एग्जाम में लास्ट 2-3 साल का अगर पेपर देखोगे तो एग्जाम में उतना ज्यादा एब्राप्टली चेंजेस देखने को नहीं मिला। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी रेंज का चेंजेस देखने को मिला। तो हम ये भी मान सकते हैं कि इस बार भी उसी रेंज में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टिल अगर मान लीजिए कि आपका जो स्टेट है उसका लास्ट 1-2 साल कट ऑफ था 80, तो आप 90 को मान के चल रहे हो। ठीक है, आप 90 को मान के चल रहे हो, मान लीजिए पेपर इजी दिया तो आप 100 तो कर सकते हो ना। वैसा तो बात नहीं है कि आप 90 का टारगेट लियो तो 90 ही करके आओगे, वैसा तो बात नहीं है। आप 95-100 तो आप कर सकते हो। अगर टफ दिया तो ये रिड्यूस हो क्या, नियर बाई 80 तो आ जाएगा आपका ना। तो बात वही है, लेकिन आपका प्राइमरी टारगेट क्या है कि मेरे को तो 90 करना है। और ये चीजें मॉक में देने से भी पता नहीं चलेगा, कोई बोलने से भी पता नहीं चलेगा जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठोगे। बिकॉज एग्जाम में क्या पेपर आने वाला है वो सिर्फ आप ही को पता होगा जब आप एग्जाम में प्रिपेयर करोगे, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया दूसरा चीज। सेकंड थर्ड चीज क्या होगी, सेक्शन वाइज जब भी आप चीजों को अटेम्प्ट करो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट करो। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपली अगर बोलूं जनरल अवेयरनेस आप जब अटेम्प्ट करें तो जनरल अवेयरनेस में आप टारगेट उतना मत रखिए कि मेरे को 40-50 का टारगेट, नो। आपको लिमिटेड टारगेट रखना है कि मेरा जो टारगेट है वो नियर बाई 70 to 20 के बीच में मुझे टारगेट रखना है। एंड उस हिसाब से अगर आप लास्ट 2-3 साल का पेपर को एनालिसिस करोगे तो कौन सा सेक्शन से कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिला था उस टॉपिक को थोड़ा सा प्राइमरीली फोकस करेंगे, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड लास्ट 2 से 3 मंथ का जो भी जीके है, जो भी जीए है, करंट अफेयर है, उसको बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट 2-3 महीने का अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, जस्ट प्री के बाद ही स्टार्ट किए हो, तो उन बच्चों के लिए 2 से 3 महीना, अगर आप पहले से स्टार्ट करके रखे हो तो 3 से 4 या 4 से 5 महीना भी आप ले सकते हो। लेकिन प्राइमरीली आप जो ये जनवरी फरवरी मार्च होगा, ये 3 मंथ को आपको फोकस करना ही पड़ेगा। और इसमें जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करके स्टडी करना पड़ेगा। और मेरे को जो लग रहा है कि इससे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने का हाई चांसेस है। ठीक है, इसके साथ साथ डेली क्विजेस मारिए।
डेली क्विजेस मारिए। मैं ये चीज आपको बार बार बोलता हूँ, डेली बेसिस पे क्विजेस मारिए। क्विजेस आपको क्या करता है, क्विजेस आप किस तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हो उससे किस तरीके क्वेश्चन बन सकता है। क्वांट और रीजनिंग में या इंग्लिश में हमें इजी क्यों होता है, वहां पे हम क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस को स्टडी नहीं करते हैं। आरसी में, इंग्लिश का आरसी में बच्चे लोग गलती क्यों करते हैं, बिकॉज आरसी में स्टूडेंट को आरसी को पढ़ना होता है, कॉम्प्रिहेंड करना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है, इसीलिए बच्चे गलती करते हैं। सेम चीजें जनरल अवेयरनेस में भी बच्चे टॉपिक को स्टडी कर रहा है, लेकिन टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा वो बच्चे स्टडी नहीं कर रहा है, या उनको समझ में भी नहीं आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो डेली क्विज आप दोगे, यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप पहले ही रूबरू हो जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डेली दीजिए, उसके साथ साथ आप मंथली वाइज भी आता है, मंथली दीजिए, ठीक है, या फ्रेंड्स अगर है उसके साथ अगर डिस्कस कीजिए। लेकिन इसमें वीडियो देखना अवॉइड करें। अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है, अभी किसी को फॉलो करने का टाइम नहीं है, अभी सेल्फ स्टडी जो आपको आता है, जो आपने किया है उसी को ही कीजिए। अब डेली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वीडियो देख के बर्बाद मत कीजिए। ये तो हो गया जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। इंग्लिश में मैं तो ऑलवेज एक चीज बोलता हूं और अभी भी वही बोलूंगा, रीडिंग हैबिट अगर आपका अच्छा है, अगर आपने रीडिंग हैबिट अच्छा आपने तगड़ा बना के रखा हुआ है खुद का, तो इंग्लिश में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इंग्लिश का रामबाण एक ही है, वो है रीडिंग हैबिट। जिन बच्चों का रीडिंग हैबिट अच्छा है, उस बच्चों का इंग्लिश में कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा एश्योरिटी है, ठीक है। अभी बात रहा क्वांट एंड रीजनिंग का। देखिए, क्वांट एंड रीजनिंग का ऐसा है कि दोनों में से एक सेक्शन तो आपको टफ देखने को मिलेगा 100%, एंड प्रोबेबली क्वांट आपको टफ देखने को मिलेगा, बिकॉज लास्ट 2-3 साल अगर देखोगे कोई भी मेंस एग्जाम अगर रहा है तो क्वांट ही टफ हुआ है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रीजनिंग। और रीजनिंग भी ऐसा नहीं कि इजी आ जाएगा, वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आता है, तो लेकिन क्वांट जो होता है वो डिफिकल्ट लेवल का ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप क्वांट को लेकर उतना ज्यादा मत सोचिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला ही है कि आप यहाँ पे नियर बाई 30 to 40% अगर आप फोकस करके चलते हो तो आप इजीली वहां पे स्कोर कर सकते हो। इसका मैंने ऑलरेडी बाइफर्केशन भी दिया हुआ है एंड हर चीजें में दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने हर चीजों को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। वहां पे मैंने ईच एंड एवरी बच्चों के लिए किस तरीके से टॉपिक को डील करने से वो इजीली 30 to 40% क्वेश्चन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क बना सकता है, उस बारे में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। अभी बात रहा रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग का भी सेम, आप थोड़ा सा पजल प्रैक्टिस कीजिए, मिसलिनियस जो टॉपिक होता है वो प्रैक्टिस कीजिए, इनपुट आउटपुट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगा? अभी आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सर आप तो क्वांट का बोल दिए प्रैक्टिस करने के लिए, पजल का बोल दिए, सबका प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिए, अभी हम करेंगे तो करेंगे कहाँ से? सही बात है, ठीक है। इसका भी मैं सोर्स बताता हूँ आपको। देखिए, आप मान लीजिए मॉक दे रहे हो, ठीक है, आप मान लीजिए मॉक दे रहे हो, ठीक है, तो आपका अगर 10 से 15 अगर मॉक आता है तो आप सब मॉक नहीं दोगे, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सब मॉक दे के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, बिकॉज एक मॉक में 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा प्लस एनालिसिस अलग से, ठीक है। तो बेटर क्या होगा, उस मॉक को सबमिट कीजिए, पहले सबमिट कीजिए, ठीक है। सबमिट करके उससे जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना क्वेश्चन बनाइए, लेकिन सबमिट करने से पहले जीए का जरूर मार लीजिएगा एंड इंग्लिश का जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का जीए का जरूर मार लीजिएगा। ये मार के क्वांट एंड रीजनिंग में क्या हुआ कि आपको उसको सबमिट कर देना है। जीए का क्यों मारने के लिए बोल रहा हूँ कि जीए का जो 50 क्वेश्चन होगा वो मारने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स जैसा लगता है, 10 to 15 मिनट्स आपको लगेगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इंग्लिश का अगर बात करूँ, इंग्लिश थोड़ा अच्छे से मार लीजिएगा, तब अपना लेवल भी आप इंग्लिश में जान पाइएगा। एटलीस्ट इंग्लिश में आप 20 तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। 20 टारगेट अगर इंग्लिश आपका उतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, तो 20 टारगेट करके आप चलिए, ठीक है। तो क्वांट एंड रीजनिंग वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, एंड वहाँ पे क्वांट एंड रीजनिंग का जो भी चीज़ें है, लाइक डाटा DI हो गया, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, एंड एरिथमेटिक का क्वेश्चन हो गया, आप उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, या नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक, जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग का भी सेम, जो भी चीज़ें हैं वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनता है। देखिए, मॉक भी 100% नहीं बनेगा,
उसमें भी आपको कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ना पड़ेगा। तो आप जब उस हिसाब से प्लानिंग करके चीज़ों को करोगे तो वही प्लानिंग तो आप एग्जाम में लेके जाओगे ना। तो वही तो चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है। अगर आपका स्कोर ही अभी 40-50 आ रहा है तो आप टॉपर का क्यों ख्वाब देख रहे हो? सिंपल, आप पहले कट ऑफ क्लियर का ख्वाब देखिए ना, पहले कट ऑफ क्लियर का ख्वाब देखिए। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि आपको उतना स्कोर आ जा रहा है, उसके बाद आप टॉपर का ख्वाब देखिए। तो पहले टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मैं पहले जॉब तो ले लूँ, टॉपर तो मैं बाद में बन जाऊंगा। अब जॉब लेने के बाद भी एग्जाम प्रिपेयर करके आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, मेरा मेरा कहना सिंपल सा है। लास्टली मेरा कहना यही है कि आप लोग 40 to 50 का अगर स्कोर आ रहा है उसको लेके आप टेंशन मत कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा चेंज कीजिए। स्ट्रेटजीज मैंने जैसे जिस तरीके से बोला है कि आप जब सेक्शन वाइज दोगे उसमें सेक्शन वाइज को पर्टिकुलर हुई कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक में आप फोकस करोगे, कौन सा टॉपिक में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है एंड कौन सा टॉपिक से स्कोर ला सकते हो, उस टॉपिक को पर्टिकुलर करके फोकस कीजिए, तब वहाँ पे एक अच्छा स्कोर आने का चांसेस रहेगा। सेकेंड थिंग क्या है कि जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा स्कूल लेने का कोशिश कीजिए, इसको स्पेशली क्विजेस देके या जो भी चीज़ें है स्टडी करके उसको अच्छी तरीके से उसमें फोकस कीजिए, ताकि यहाँ से आपका एक ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर आप ला पाओ। ठीक है, एंड क्वांट एंड रीजनिंग को लेके उतना माथा मत मारिए, मोस्ट प्रोबेबली एक जो सेक्शन होगा वो टफ आएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलिए। और बात रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग को भी आप उसी तरीके से टैकल कीजिए। इसके लिए क्या होगा कि मॉक को जो है, मॉक जो आपको आएगा उस मॉक को सबमिट करके उसको ज़्यादातर मारिए और 4-5 मॉक आप अपेयर कीजिए मेंस के लिए, लेकिन उसको छोड़ के रिमेनिंग जितना मॉक होगा उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करके आप उसको एनालिसिस कीजिए। ठीक है, यही मेरा मोटा मोटी कहना है आपसे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।